नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं और आज जानेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर किस तरीके से वेरी करता है। लेकिन ये जानने से पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो सकता है आप स्कूल में हो सकता है आप स्कूल ना कर रहे हो, कॉलेज में हो, किसी भी उम्र के हो, मेरी उम्र के हो, मुझसे ज़्यादा उम्र के हो, अपने अंदर के बचपने को हमेशा जिंदा रखिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हम एक दूसरे को हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोल ही सकते हैं, है ना। ये ज़रूरी है कि हम वो जिंदा दिली, वो जोश, वो खुशी, उमंग अपने अंदर बनाकर रखें। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा वज़न लोड लेने की, टेंशन लेने की, सब कुछ होगा, बस सकारात्मक रहिए। चलिए अब जानते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है इन अ ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप ही जाते हैं या फिर हम ये कहते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये एक टैगलाइन रहती है, ठीक है। चलिए ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हमने लिए हैं यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रॉन्शियम। मैंने आपको कई लेक्चर्स में कहा है कि आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है आप सब कुछ बहुत आसानी से कर लेंगे। एटॉमिक नंबर क्यों ज़रूरी है इस केस में, आप मुझे तो इसलिए ज़रूरी है कि मुझे आपको समझाना है, ठीक है। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइए और बेसिक जो मेन मुद्दा है उस पर आ जाइएगा। फिलहाल मेरे उन सारे साथियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 और 87, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन 2-1, कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1, कॉन्फ़िगरेशन 2-8-8-1। और आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि शेल्स बड़ी हो गई। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। मैं इस समय ग्रुप नंबर 1, जिसे हम एल्कली मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। एल्कली मेटल्स यानी हम मेटल्स के ग्रुप के बात कर रहे हैं। वहाँ से हम समझेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है, ठीक। अब मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है ना आपका, वही आपका मेटालिक कैरेक्टर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, वो टेंडेंसी किसी भी एलिमेंट की, यहाँ किसी भी में मेटल्स ही होते हैं, देने वाला हमेशा मेटल होता है, लेने वाला नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जो अपना एलिमेंट दे देता है या अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है या अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाया जाता है, ठीक। अब आप समझेंगे कि मैंने एटॉमिक नंबर या कॉन्फ़िगरेशन की बात क्यों की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 2-1। अब आप देखिए सभी एलिमेंट्स को इस एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना है। इनके कॉन्फ़िगरेशंस भी आप लिखेंगे तो उसमें भी लास्ट में एक एक ही आएगा, ठीक है। सभी को अपने इस एक एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना है क्योंकि इनको स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबिलिटी या तो 8 या फिर 18 इलेक्ट्रॉन से आती है आउटरमोस्ट शेल में। क्लियर हो गया। चलिए तो अब फिर वहीं आ जाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो अब देने वाली प्रक्रिया में ही इसका मेटालिक कैरेक्टर छुपा हुआ है। कैसे, देखो लिथियम का ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये रहा दूसरा शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस का मतलब इसमें प्रोटॉन है, ठीक। प्रोटॉन भी 3 ही है, प्रोटॉन भी इसके पास 3 ही है, इलेक्ट्रॉन भी 3 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं इसलिए उनकी जो एनर्जी है वो संगठित नहीं है। प्रोटॉन क्योंकि सारे के सारे न्यूक्लियस में ही है इसलिए सब के सब एक जगह हैं, ताकतवर है, एक जगह तो ताकतवर है। इसकी वजह से ये जो प्रोटॉन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक। आप अभी अभी पढ़कर आए हैं कि लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन देना ही है, नहीं देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन को तो जाना ही है। क्यों, इसको क्यों, आप सोचेंगे कि अंदर वाले को क्यों नहीं, क्योंकि भैया बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा, अंदर नहीं आ सकता कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये तो प्रोटेक्टेड है ना बाहर वाली शेल से, ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव करना ही है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से जो प्रोटॉन है उसका पुल, अट्रैक्शन पुल इस इलेक्ट्रॉन पर हावी रहता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो, लेकिन जाएगा बहुत ज़्यादा मुश्किल से, यानी बहुत एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है।
या इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए। यही एक रीज़न है कि होता तो ये मेटालिक है। मेटालिक मैंने आपको बताया ना, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर लिथियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन देना ही है, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा वो लेस होगा, कम होगा। किससे कम होगा? मैग्नीशियम की बात सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2H1, यानी इसके पास भी न्यूक्लियस है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही बराबर होते हैं नंबर में, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी इतने ताकतवर नहीं होते जितना एक जगह पर बैठा हुआ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन सारे 11 के 11 इकट्ठे हैं, इसलिए ज़्यादा ताकतवर है। इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए हैं, इसलिए कमज़ोर हो गए। यही कारण है कि यहाँ ये प्रोटॉन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को सबको अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, करता ही है। अट्रैक्शन है भाई, पॉजिटिव है ना प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन आप देखिए कि इसका साइज कितना छोटा है ना साइज, जबकि ये साइज हो गया बड़ा। यानी इसका जो आउटरमोस्ट शेल है उस पर पकड़ प्रोटॉन की एज कंपेयर टू ये लिथियम है ना, लिथियम कम होगी। आई बात समझ में? मेरे पास मेरा सामान यहीं बिल्कुल करीब में रखा है तो उसको कोई लेके नहीं जा सकता, लेकिन अगर थोड़ा दूर पे होता है हमारा सामान तो हम डरते हैं ना। अगर कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठे हो या भीड़ भाड़ वाली जगह पे बैठे हो, हमारा सामान हमसे दूर हो, तो हम डरते हैं ना कि कहीं कोई लेके ना चला जाए या कोई मिसप्लेस ना हो जाए कहीं पर। क्यों? क्योंकि हमारी पकड़ उस पर कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू वो हैंड बैग जो हमने अपने पास रख रखा है या वो वॉलेट जो हमारी जेब में रखा है। आई बात समझ में? सिमिलरली यहाँ पर एक केस और मैं आपको बताऊँगी। ये है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम में न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और ये हो गया चौथा शेल। ठीक, सारे प्रोटॉन 19 के 19 प्रोटॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन सारे बटे हुए हैं, सबसे आखिर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब आप जानते हो कॉन्फ़िगरेशन से। अब आप खुद देखिए कि इसका प्रोटॉन तो इतना करीब था, ये प्रोटॉन भी अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, इस शेल के भी और बाकी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। बाकी इलेक्ट्रॉन्स मैंने अब आपको बनाई नहीं, अब आप सब समझते हैं। लेकिन कितना डिस्टेंस का फ़र्क हो गया ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करना तो था, लेकिन मुश्किल से इलेक्ट्रॉन जाएगा। एज कंपेयर्ड मैग्नीशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा कंपेयर टू लिथियम। ठीक, पोटेशियम की आप बात करें तो भैया पोटेशियम में तो 1, 2, 3 चौथी शेल में है, चौथी शेल में दूर हो गया, इजीली रिमूव कर सकता है। ठीक है ना, पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो पुल करने वाला था वो तो बहुत ही अंदर है ना। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसकी पकड़ तो है इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन एज कंपेयर्ड कमज़ोर हो गई ना यहाँ पर। अब आप इमेजिन कीजिए कि इसमें तो सिर्फ 2 ही शेल हैं, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, इसमें 6 शेल हैं, इसमें 7 शेल हैं। 7 शेल का मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा अंदर होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की पकड़ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स में डेफिनेटली कम हो जाएगी। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि सबके पास आउटर मोस्ट शेल में। ठीक, चलिए अब इस सब से हमने क्या सीखा? इस सब से हमने ये सीखा कि वो मेटल जिसका साइज छोटा है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से लूज कर पाता है, इसलिए वो होता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो हो गई, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से बना है, और पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? अगर आपको कंफ्यूजन है तो मान लीजिए आपने मुझे कुछ दिया, आपने अपना पेन मुझे दे दिया, तो क्योंकि आपने मुझे अपना एक पेन दे दिया तो आप दाता हैं, देने वाले हैं, और देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। क्योंकि आपने मुझे एक पेन दिया तो आपके पास 1 पॉजिटिव चार्ज मान के चलिए। मैंने आपसे एक पेन लिया, मैं लेने वाली हूँ,
लेने वाले पर हमेशा नेगेटिव चार्ज मान के चलिए, ठीक है ना। तो क्योंकि एक लिया है इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज, अगर आप मुझे कोई दो आर्टिकल दे देते तो आप 2 पॉजिटिव हो जाते, ठीक है। अब यहाँ गिफ्ट विफ्ट के चक्कर में मत पड़िएगा, एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा था, बताया था, और ये कॉन्सेप्ट ये हमने इसको दिया तो हम पॉजिटिव ये नहीं लिखना है केमिस्ट्री में, सिर्फ समझाने के लिए, राइट। तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, लेकिन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते जा रहे हैं, ये लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो लीस्ट मेटालिक होगा। मेटालिक का क्या मतलब, वही सेम कि अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा। तो ये हो गया लीस्ट मेटालिक और ये हो गया मोस्ट मेटालिक। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट कहीं नहीं गया। आप पढ़कर भी आए हैं मेटल्स नॉन मेटल्स में कि मेटल्स जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देता ही है, ठीक है। इस केस में ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है ना भाई, स्टेबिलिटी तो चाहिए ही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस आंसर को लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर, आप देखिए ना लीस्ट से मोस्ट हो रहा है, कम से ज्यादा हो रहा है, सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। या फिर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या सबसे कम मेटालिक कौन है, लिथियम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल दिया क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या सबसे कम मेटालिक लिथियम, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या सबसे ज्यादा मेटालिक फ्रांशियम, ठीक है ना। फ्रांशियम या फ्रेंशियम जो भी आप इसको बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकता है, राइट। चलिए अब ये तो हमने बात कर ली मेटल्स की, अब हम जरा थोड़ी बात कर लें नॉन मेटल्स की, ठीक है। नॉन मेटल्स में हम हैलोजेंस को ही अक्सर ले लेते हैं, इजी रहेगा आपको समझने के लिए भी। इसका एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 7, 17 एटॉमिक नंबर 2 8 7, इसका एटॉमिक नंबर 35 है, तो 2 8 18 एंड 7 18 19 20 28 29 30 31 32 33 34 35, ठीक है। और इसका क्या होगा 2 8 18 8 7, ठीक है। एक बार चेक कर लें, 18 और 2 20 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यहाँ 18 आएगा, 18 और 18 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, हाँ ठीक है। 2 8 18 18 7, ठीक। ये सिर्फ समझाने के लिए, मैं बताऊंगी भी आंसर कैसे लिखना है। अब आप देखिए ये ग्रुप नंबर 17 है। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, पर्टिकुलरली आप इनको हैलोजन कहते हैं, लेकिन इनका जो कैरेक्टर होता है वो नॉन मेटेलिक होता है। आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल का क्या मतलब हुआ, नॉन मेटल का मतलब हुआ कि इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ग्रुप नंबर 16 में 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। मैं एलिमेंट बोल रही हूँ, इलेक्ट्रॉन है मेरा मतलब। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब क्या मसला है, अब एक चीज़ समझिए, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो आपको समझ में आ गया, देगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप देखिए सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो लेगा ही ना किसी से। अब लेने में क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है कि अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा पहला शेल, ये रहा दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा आपका प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी है, उसका हम अभी जिक्र नहीं करेंगे। प्रोटॉन आपके पास कितने हैं, 9। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 9 है, प्रोटॉन यहाँ भी 9 है। इलेक्ट्रॉन बटे हुए हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ एक जगह पर नहीं है ना, जबकि प्रोटॉन सारे के सारे इकट्ठे हैं, तो प्रोटॉन की स्ट्रेंथ इकट्ठी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि
फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा इस आउटरमोस्ट शेल में जुड़ने के लिए, उसको ये प्रोटॉन आसानी से अपनी तरफ पुल कर लेगा। साइज छोटा है ना, इसलिए आसानी से पुल कर लेगा। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन 1 2 3 तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रही हूँ। इसका मतलब कि यहाँ जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन को आउटसाइड से आने वाले एक इलेक्ट्रॉन को अपने इस शेल में फिट होने के लिए अपनी तरफ खींचना है। क्लियर? लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे दूरी कितनी थी, इतनी। यहाँ दूरी कितनी हो गई, इतनी। मुश्किल है ना एज कंपेयर्ड टू फ्लोरीन, मुश्किल है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। ब्रोमीन की बात कर लेते हैं। इसके पास कितने शेल हैं, 1 2 3 4। एक, कितने शेल्स हैं, 1 2 3 4। यानी इस आउटर मोस्ट शेल में ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। न्यूक्लियस यहाँ बहुत अंदर धंस गया है कहीं, इसको इस शेल में इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी आउटसाइड से। आप देखिए ना डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, बस यही सारी कहानी है। क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन आउटर मोस्ट शेल से काफ़ी करीब है, इसलिए किसी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है। यानी फ्लोरीन हो गया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर? एज कंपेयर टू क्लोरीन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसके पास 1 2 3 4 शेल है तो डेफिनेटली साइज बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। इसके पास तो 5 शेल है, 1 2 3 4 5, और बढ़ गया साइज। न्यूक्लियस और धंस गया अंदर, प्रोटॉन का और कम हो गया पुल। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को भैया एक्सेप्ट तो करेगा ही क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, पर इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता जितना फ्लोरीन में एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो आप समझ गए, ये हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हो गया लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का ही मतलब होता है नॉन मेटालिक से। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इसलिए हम उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए कि क्योंकि फ्लोरीन रेडिली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए ये हो गया सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक। यहाँ नॉन का मतलब ना नहीं है, इसका मतलब है नॉन मेटालिक, मतलब मेटल नहीं है ये, लेकिन रेडिली एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए मोस्ट नॉन मेटालिक सब्सटेंस यही है। ये आयोडीन अपने साइज की वजह से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, बहुत मुश्किल से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ पाएगा, लेकिन ये लीस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी दिखाता है। सबसे कम नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर किसी का है तो इसका है, मुश्किल से इलेक्ट्रॉन ले पाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? लिखेंगे कैसे? ग्रुप नंबर लिखिए, एलिमेंट्स लिखिए। ये जो मैंने आपको बताया है ना, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये शेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया था। एटॉमिक नंबर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल है, मेटालिक कैरेक्टर हेडिंग डालेंगे, ठीक है, या नॉन मेटालिक कैरेक्टर हेडिंग डालेंगे। जो भी आपसे पूछा जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाउ डज द मेटालिक कैरेक्टर वेरी इन अ ग्रुप, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा। अगर स्पेसिफिकली मेटालिक कैरेक्टर पूछा जाए आप ये लिख कर आ सकते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में ये नहीं चलेगा क्योंकि ये मेटल्स हैं सारे। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर पूछा जाए तो आप ये लिख कर आइएगा। ये लिखकर मेटालिक कैरेक्टर नहीं दिखा सकते बाबा, क्योंकि ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, चलिए तो लिखना कैसे है? सबसे पहले ग्रुप नंबर लिखिए, जो भी जिस भी एलिमेंट को आप ग्रुप नंबर को आप लेना चाहते हैं, एलिमेंट्स लिखिए। अब मान लीजिए मैं ये लेती हूँ तो सिर्फ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एलिमेंट्स लिखिए और यहाँ पर लिखिए कैरेक्टर। ठीक है, अगर मेटालिक कैरेक्टर पूछा है तो मेटालिक कैरेक्टर, एक एरो बनाइए और उस पर लिख दीजिए मेटालिक कैरेक्टर। क्या हो रहा था, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर, या फिर स्लैश लगा के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। इसके केस में क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है और लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर स्लैश नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। डिक्रीज ही हो रहा है ना, ये मोस्ट था, ये लीस्ट हो गया, डिक्रीज हो रहा है ना, ये
लीस्ट था, ये रेडिली दे रहा था, ये मुश्किल से दे रहा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगा। एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो फ्रॉन्शियम है ना, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है रेडिली दे देता है, और मैंने कुछ शायद गलत बोल दिया, ये लीस्ट है, ये मोस्ट है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है मेटालिक कैरेक्टर। यहाँ फ्रॉन्शियम सबसे ज़्यादा हाईली मेटालिक है, सबसे नीचे वाला हाईली मेटालिक है, यहाँ सबसे ऊपर वाला हाईली नॉन मेटालिक है, यहाँ सबसे नीचे वाला हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वहाँ सबसे ऊपर वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अगर आप ये याद नहीं रखना चाहते तो इट्स ओके, मत याद रखिए, कंपैरिजन पूछा भी नहीं जाएगा, बट ये लाइन किताबों में लिखी है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप याद रखें, राइट। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, राइट। non-metallic character decreases, electronegative character decreases, metallic character increases, electropositive character increases। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। कहीं कुछ फंबलिंग हो जाती है तो आई एम सो सॉरी, वो फंबलिंग को आप इग्नोर कीजिएगा, जस्ट आप समझ गए होंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो अपॉलॉजीज, ठीक। शिक्षालय आइए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए। अगर कोई फिर भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए, डाउट पूछेंगे नहीं तो रट्टाफिकेशन की तरफ जाएंगे। शिक्षालय कभी नहीं चाहता कि आप रट्टाफिकेशन करें। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षालय, आप जहाँ पे कंफर्टेबल समझते हैं, जिस भी टीचर से आप कंफर्टेबल हैं, एटलीस्ट उसके पास जाइए तो, और उनसे अपने डाउट्स पूछिए तो। दुनिया का ऐसे कोई टीचर नहीं है जो आपके डाउट्स को क्लैरिफाई ना करे। हर टीचर चाहते हैं कि बच्चा रट्टाफिकेशन ना करे, समझ के लिखाए आंसर अपनी भाषा में लिख सकते हो, जैसे ये मैं बताना भूल गई थी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, electropositive character increases. On moving down the group, in group number 17, the non-metallic character क्या हो जाएगा? Non-metallic character decreases, electronegative character decreases। ठीक है, बस इतनी सी कहानी लिखनी है, एलिमेंट्स लिखने हैं, सीक्वेंस लिखना है, एंड दैट्स ऑल। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग शेल्स, वो ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। चलिए, अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, नमस्कार।